मृत्यु जो कि सब कुछ बदल के रख देता है, जैसे कि तन, परिवार, धन, स्थान एक्सेट्रा। मृत्यु के बाद और नए जन्म के समय में मन की स्थिति क्या होती है, मन कहाँ रहता है? विपिन, मृत्यु देह की होती है, मृत्यु मन की नहीं होती है। तो देह नहीं, परिवार नया, स्थान नया, घर नया, सब कुछ नया हो जाए, मन वही पुराना। और एक मृत्यु और नए जन्म के बीच में मन कहाँ रहता है? जैसे गहरी नींद में मन कहाँ रहता है? अज्ञान में। वैसे ऐसे ही जानिए, मृत्यु के काल में मन उस अज्ञान में ही है, उस अंधकार में ही है। जैसे गहरी नींद में ये नहीं पता रहता ना कहाँ लेटे कहाँ सोए हैं, उसका कोई बोध नहीं होता। इसी तरह से मन उस अबोध अवस्था में रहता है, अज्ञान अंधकार की न जानने की अवस्था में रहता है। ये तो जब नया शरीर मिलता है उसमें भी कुछ समय के बाद वो नया देह अपना लगता है और फिर उस नए परिवार और सब लोगों के साथ जो संबंध बनते हैं, फिर नई एक दुनिया उसकी खड़ी हो जाती है। पर मन वही रहता है, मन चेंज नहीं होता है। काश हो जाता, पर अगर हो गया तो कर्म का सिद्धांत झूठा हो जाएगा ना। किस कर्म का फल भोगेंगे आप जब मन ही ना रहा तो? क्योंकि सब कुछ इस मन में ही तो है। मन वही रहता है, शरीर नया होता है और मृत्यु और नए जन्म के बीच में वो सुषुप्त अवस्था में होता है। कब तक रहेगा? अब ये एक ऐसा माया का चक्र चल रहा है जिसका पता मनुष्य की बुद्धि को लगाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। मरने वाला आज जो गया है वो कल कहाँ जन्मेगा, बहुत मुश्किल है कहना। हालांकि जो बहुत विद्वान ज्योतिषी है, बहुत विद्वान, बहुत साधनमयी जो है, वो जान पाते हैं, एक अनुमान लगा पाते हैं। जो योग के साधक है तो उनके अपने जीवन में अगर उन्होंने कुछ अनुभूतियों को प्राप्त किया है तो वो सुनिश्चित से जानते हैं कि अगला जन्म कहाँ होने वाला है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि अगला कहाँ, कब, किस जगह में, किस हालात में, कैसी स्थिति में जन्म होने वाला है। पर यह बात बिल्कुल तय है, मन तो वही का वही है। यही तो लाभ है ना, जो साधना आपने अब करी, शरीर गया, नया शरीर आया, जितनी साधना करी उतनी तो हो चुकी, अब उसके आगे चलोगे तुम, वापस से एबीसी शुरू नहीं होगा। जहां तक पढ़ चुके नेक्स्ट में आपका वहां से कड़ी वापस शुरू हो जाती है। ये मैं देखती हूँ, 50, 70, 80 साल का हमारा साधक है, बेचारा कोशिश करता है सुनने की, होता कुछ नहीं, ना समझ आती है, ना वो सुने ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाता है। और फिर मैं देखती हूँ कई बार बहुत छोटे बच्चा है, शरीर से बहुत छोटा है, लेकिन समझ इतनी सुंदर है और वो जो सुनता है वो तुरंत उसको एक्चुएट कर लेता है। एक प्रोसेस में ऑलरेडी था ना, उस साधना में शरीर तो चला गया, पर जहां उसकी होश सदी, उसका प्रारब्ध उसको कैसे तैसे खींच खाच के यहाँ तक ले आता है। बहुत से बच्चे आते हैं, उनके माता पिता यही बात बोलते हैं कि ये हमको यहाँ लाया है, हमको तो आपका पता भी नहीं था। माताएं बोलती हैं गर्भवती होने के बाद हमें आपका पता चला, पहले पता ही नहीं था। मैं अच्छा, अजीब बात लगती है मुझे, ऐसे कैसे? पर सच तो यही है, जब तक प्रारब्ध कर्म न जागे तब तक ये ज्ञान बोध के प्रति न रुचि जगती है, न संत मिलता है, न ये सब यात्रा शुरू होती है। जैसे आम अपने मौसम में खिलेगा, जैसे जामुन अपने मौसम में आएगा, सारा साल पेड़ ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, छाया देता, फल नहीं देता, फल अभी देता सिर्फ। पूरे साल में जामुन एक ही बार फल देता है, ये 1 महीना, आगे पीछे कुछ भी नहीं।
तो हमारे कर्म का जो बीज है वो कब फल देगा? अपने समय पर देता है। मन को सुधारो, मन पे काम करिए, नहीं तो जैसा ये जीवन जिया है बेहोशी वाला, अगर वैसा ही चलता रहा तो बेहोशी कंटिन्यू रहेगी। फिर बेहोशी को तोड़ना पड़ता है, अपने आप नहीं टूटती है, जागृति लानी पड़ती है। पर कभी कभी सोचती हूं कि सुनते सब हैं, समझते क्यों नहीं? फिर शब्दों से तो समझ जाते हैं पर जीवन में अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? ये कच्चे ही क्यों रह जाते हैं? कोई पीछे मिले, बड़े व्याकुल हो रहे थे, बहुत व्याकुल हो रहे थे, कुछ तकलीफ हो गई घर में। मैंने उनको कहा, मैंने कहा हद हो गई, इतने सालों से मुझे सुनते हो, इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही। ये ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे, क्या है? नहीं हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया? वो जहाँ बेटी ब्याही थी वो बंदे लालची निकले, वो लड़का भी लालची निकला, तो बड़े परेशान हो रहे थे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मैं, भैया दुनिया ऐसी ही है, फ्री में तुमको लेसन मिल रहा है, ले लो। तुमने माना ना, तुम्हारी मान्यता गलत प्रूव हो रही है। वो अपने निर्णय लेने पर के रिश्ता हमने तय किया है, हाँ हमने करी थी, लड़की ने तो सिर झुका के शादी कर ली है, वो गलत निकल आया, हमें रात नींद नहीं आ रही, हमारे साथ ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मैं ऐसे कैसे क्या? भाई जो भी विलन टाइप का बंदा होता है वो एंट्री में फिल्म में जैसे ही आता है तो आते ही थोड़ी वो विलन लग रहा होता है, बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो बताता है कि वो क्या है। तो जब वो लड़का लड़की खासकर जब देखते एक दूसरे को, मैंने रेस्टोरेंट में है ना, गुरुद्वारे में, मंदिर में मिलते हैं, कैफे में मिलते हैं, तो वो पहले दिन थोड़ी बताएगा मैं लालची हूं, और ना लड़की बताएगी कि वो फजूल खर्च करती है। 1 घंटे की मीटिंग में तो रिश्ते तय हो जाते। लड़के का बैंक बैलेंस देखा जाता है, लड़की की शक्ल। बैंक बैलेंस अच्छा है, सैलरी स्लिप अच्छी है, हाँ, और लड़की देखने में ठीक ठाक है। फिर पूछते थे शादी कैसे, कहाँ करनी है? और अगर उन्होंने बोला ऐसा बैंक्वेट हॉल जहाँ माने 2,000 रुपये पर, 4,000 रुपये पर प्लेट हो, वो कहे हम वहाँ शादी करेंगे। बोलो हाँ ठीक है, गुड, नाइस, पार्टी होगी। तो तुम पार्टी के लिए शादी कर रहे थे बच्चे की? शक्ल तो बिगड़ने में टाइम ही नहीं लगता। वो मैंने बताया ना, लड़कियां वो डाइटिंग कर रही, जिमिंग कर रही, क्या कुछ कर रही कि पतली रहे, शादी हो जाए। शादी हो गई, 4 साल में 3 बच्चे हो गए, वो फिर टुन टुन बन के घूम रही होती। फिर पति कहता है मैं इसको तो नहीं पसंद किया था। मैं कहती क्या मतलब? अरे इतनी मोटी हो गई है तू। कह जा शीशे में शक्ल देख, मैंने भी गंजे से शादी नहीं करी थी, तू गंजा हो गया। और नीचे भी देख लेना, पेट तेरा कहाँ जमीन तक चला गया है। तो मैंने ऐसे मोटू से शादी तो नहीं करी थी, तो मुझे कुछ कहने से पहले अपनी शक्ल देख। फिर दोनों चुप हो जाते। फिर मोटा मोटी गए बाजार, गो मिलिया थानेदार। फिर तो वो रिश्ते घसीटे जाते हैं, बच्चे हो गए तो घसीटो। अब क्या शादी इस बेसिस पे तय होती है कि लड़का सुबह उठ के योग करता है? आपने पूछा कभी? नहीं। एक ने कहा जी तू जी लड़का शराब तो नहीं पीता? कहते जी थोड़ी बहुत तो सारे ही पीते। कहते नहीं फिर ठीक है, क्योंकि हमारी लड़की ज्यादा पीती है। ठीक रहता ना भैया, अच्छा होगा। लड़का थोड़ी बहुत पीता है, हमारी लड़की बहुत बहुत पीती है, तो जोड़ी ठीक जम जाएगी। संसार में ईमानदारी और प्यार और सुख तीनों चीजें नहीं है। एक धोखा होता है, एक एडजस्टमेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज।
हमारे पास ना एक लड़का कुछ समय वो ऑफिस में आके काम करता था, दिल्ली के ऑफिस में। तो एक बार मैं जब पहुंची ना, तो उसकी जो वो डेस्कटॉप होते थे कंप्यूटर, राइट, नॉट लैपटॉप्स, द डेस्कटॉप। तो हुआ ये कि मैं चूँकि पहुंची तो वो ठीक से ऑफ नहीं कर पाया, तो उसकी जो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन आ जाती है ना, द होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन पर ऐश्वर्या राय की तस्वीर थी। तो मैंने कहा अच्छा ये पसंद है। पीछे से कोई बोला, कहते जी ये कहता है मैं ना इससे शादी करूंगा। मैं अपनी शक्ल देखी तूने? पर सपने लेने में क्या आ जाता है? कुछ भी नहीं। अब ऐश्वर्या तो क्या मिलनी थी उसको, जो मिली, बस नहीं पूछो क्या था। पर शादी हो जाए तो फिर जैसी भी हो उसी को हीरोइन मानना पड़ता है ना, पति को भगवान मानना पड़ता है। और पत्नी जो मिल जाए, बोले जो किस्मत में। फिर कड़वा घूंट पी करके जिंदगी जी लेते। इसके पहले कि तुम अपनी वासनाओं और इच्छाओं और सपनों की उड़ानों में हकीकत भूल जाओ, हकीकत याद रखो। पति पत्नी एक दूसरे के साथी हो सकते हैं। हाँ, कल हम पढ़ रहे थे, एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, ध्यान से सुनना, सब पति पत्नी बैठे हुए यहां पर। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि कंप्लीट और फिनिश, ये दोनों में क्या फर्क हुआ? शब्दों का मतलब बताओ। तो पति कहता है ऐसा है, तुमने मेरे से शादी करी, तुम्हारी जिंदगी कंप्लीट हो गई, मेरी फिनिश। फर्क तो है ना फिर दोनों में। मेरी खत्म ही हो गई है, और तुझे कमाने वाला एक गधा मिल गया है जिसको अब ये ला के दो, अब ये ला के दो, अब ये ला के दो, अब ये और उस पर भी कहती तूने मेरे लिए किया क्या है? तो संसार में व्यवहार होश से करिए। पति पत्नी एक दूसरे के साथी हैं, बच्चे जिम्मेदारी हैं, पर जिंदगी भर के लिए नहीं, जब तक वो अपने पैर पे खड़े ना हो जाए। पैर पे खड़े मतलब कि ठीक ठाक जॉब करने लग जाए। तो तुम कहाँ छोड़ते हो ना, लड़का कमाने लग जाए तो भी सिर पे सवार रहते हो, कहाँ छोड़ते हो उनको? मकान ऑफ कोर्स रहने के लिए होना ही चाहिए, मकान और भोजन के लिए पैसा कमाना है तो कमाना ही चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिंदगी का लक्ष्य ये असत्य वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं है। सत्य क्या है सो जानने का है, मन क्या है सो जानने का है, ध्यान क्या है सो जानने का है। तो योग ध्यान ज्ञान की साधना करने के लिए जीवन है। बाकी रोटी मकान कपड़ा फैमिली वाइफ और हस्बैंड नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ यही सब कुछ नहीं है। मूर्ख आदमी को अपनी मूर्खता कभी दिखती नहीं, समझदार हो तो दिखने लग जाएगी। दिन भर खाओ पियो इकट्ठा करो, खाओ पियो इकट्ठा करो, खाओ पियो इकट्ठा करो। महीने बाद राशन भी खत्म, पैसा भी खत्म, फिर सैलरी आई, फिर सब कुछ इकट्ठा करो, बनाओ खाओ, फिर पैसा खत्म। रात सो, सुबह उठो, पेट फिर भूखा, दिन में 3 बार खिला लो, फिर पेट भूखा। रात सो गए, सुबह फिर उठ गए, रोज एक ही कार्यक्रम चल रहा है। जो मूर्ख है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसमें बड़े मजे लेते। आज ये खाया कल वो खाएंगे, आज ये खाया कल वो खाएंगे, आज ये खाया। किसी के घर में मैं थी, भोजन खा रही हूँ, मुझे कहते शाम को क्या खाओगे? मैं अभी सिर मत खाओ, अभी मुझे भोजन खा लेने दो, विल टॉक अबाउट इट व्हेन द टाइम कम्स। फिर इन्हें तैयारी करनी पड़ती ना। मैं कहना तुमने क्या थे, मुगलाई कोफ्ते बनाने थे, वो तुझे आते भी नहीं है। एंड ऑफ द डे दाल खिचड़ी तो बननी, उसमें क्या पूछना है इतना? अभी कुछ मत बोलो, लेट मी ईट। ओ बाद में बात करते। फिर वो हमारे चेलों से पूछने लगे शाम को क्या खाएंगे? कहते अभी तो उन्होंने बोला, रुक जाइए वो खुद बता देंगे। फिर जैसे 3-1 बजे तो वो कहते आप तो बता दो।
क्या खाएंगे? मैं अभी हम शाम को उपवास में हैं। दिन में एक ही बार खाना था, वो हमने खा लिया। तो रोने लग गए, अरे ऐसे कैसे, आप हमारे यहाँ आए हो, आप खाओगे नहीं? मैं तुम्हारे यहाँ आई हूं बीमार होने के लिए नहीं आई हूं। दर्शन करो, आनंद करो, सत्संग करो। खिलाना ही तो सेवा नहीं होती। कहते ले फिर थोड़ी सेवा के मैं करिए। मैं बता दूंगी तो तू मर जाएगा, रहने दे, मत पूछ, लीव इट। नहीं, हम आपके लिए क्या कर सकते? मैं तू वो भी रह नहीं दे। जो मैं कहूंगी वो तुम कर नहीं सकोगे। जो तुम कर सकते हो वो मैं जानती हूं, उतना तुम्हें कह देंगे। तो व्यवहार में, गृहस्थी में, काम करते हुए, बिजनेस करते हुए सब करो, कोई मनाही नहीं, खूब अच्छे से करो, आओ भगत करो, सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, सब करो। पर सुबह उठते सबसे पहले ये स्मरण कर लेना, जीवन और शरीर क्षणभंगुर है। रात सोने लगो तो फिर से एक बार विचार कर लो, और फिर आत्मचिंतन करते हुए, भगवान नाम स्मरण करते हुए निद्रा में जाओ। द फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट। अगर आप इस तरह से विचार करने लग जाओगे ना संगीता, तो फिर मृत्यु कभी शौक नहीं देगी। हमारी एक शिष्या है, बम्बई से, महाराष्ट्रियन है। तो वो कई दिन बाद आई। मैंने कहा तुम कहाँ रह गए? 2 दिन को गए थे, बड़े दिन बाद वापिस आए। कहती वो असल में मेरे मामा ऑफ हो गए। मैं हैं ऑफ हो गए? वो कहती मतलब उनकी डेथ हो गई। मैंने ये तो ठीक है डेथ हो गई, पर ये ऑफ होना क्या है? बल्ब था, ऑफ हो गया है। अब वो मुंबईया भाषा है ना, बोले ऑफ हो गए थे। मैं बेटा वो तो सबको ही एक दिन ऑफ हो जाना है, बट आई रियली लव द वर्ड। वो क्या बोलते हैं ना स्कूल में, वर्ड ऑफ द डे। आज आपको देती हूँ, वर्ड ऑफ द डे इज ऑफ। कोई मर जाए तो ये ना बोलो मर गए, बोलो ऑफ हो गए। और ऐसे ऑफ हुए हैं कि फिर ऑन नहीं हो पाएंगे। आखिर में एक और बात सुनो। एक का पति मरा, लाश पड़ी थी जमीन पर, पत्नी रो रही थी। तो वो जोर जोर से उसकी छाती पर अपने हाथ मारे, बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, पप्पू के डैडी बोलते क्यों नहीं हो। तो पीछे से उसकी माँ, उसने एक लाफा मारा उसके सिर पर। अरे मुर्दा बोलता है क्या? जो मर ही गया वो क्या बोलेगा कि क्या कर रही है तू, बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं? अरे जो मर चुका है वो नहीं बोलेगा। अगर बोल पड़ता तो वो मरा ही नहीं है। तुम्हारे अकल को हाथ मारो ना थोड़ा सा। जो मर गया है खल्लास, फिनितो, फिनिश है। अब छोड़ दो ना उसका। अब तो वेरी इंटरेस्टिंग है ना। मृत्यु पर शोक नहीं, मृत्यु पर उत्सव होना चाहिए कि जीव ने अपनी एक यात्रा पूरी की है, अब वो अपनी यात्रा आगे कहीं करेगा। तो अगर किसी को आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हो तो रोते थोड़ी हो, वो कहते गो एंजॉय योर जर्नी, अपने नए सफर का आनंद लेना। हाँ जाओ जाओ, हाँ जाओ जाओ, आनंद लो आनंद लो। तो जो मर रहा है, जो मर गया है, वो अब अपनी अगली जर्नी करेगा, उसको विदा कीजिए। पर हम अपने मन बांध लेते हैं, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। बकवास, इससे बड़ी गप कोई नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई भी बोले, बात समझ लो, पल्ले बांध लो, कोई भी तुम्हें ये कहे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, कहना शट अप। बकवास बंद करो। क्योंकि आज मर जाए तो तुम बैठ करके आलू पूड़ी खा रहे होगे मरने की। ये सच है या नहीं? ये उठाले पे क्या होता है? खाना पीना। रसम पगड़ी पे क्या होता है? खाना पीना। मरने वाला मर गया, तुम्हारी पार्टी चल रही है। बस फर्क है उसमें ड्रेस कोड वाइट हो जाता है।
बस वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन पाते, सब वाइट पहन के बैठे, थोड़ी देर से झुकाते, कोई पंडित भाई जी कुछ अपना कार्यक्रम करेंगे और शोक करने वाले के खाना कब शुरू हो रहा है, खाना कब शुरू हो रहा है, ये पूरी कब होगी, हमको लेट हो रहा है। बोले लेट कहाँ हो रहे, बोले एक और उठावन में जाना। यहाँ का मेन्यू पता लग जाए है, वहाँ का पता है हमें, वहाँ इटालियन मिलना है, ये मारवाड़ियों के आए हैं तो पूरी मिलनी यहाँ तो ना। अरे हद हो गई, दुनिया पार्टी करेगी तुम मरोगे, दुनिया पार्टी करेगी तुम मरे हुए होगे। दफनाने वो क्या जलाने जाएंगे तो वहां भी तुम देखो लोग जल्दी कर रहे, गर्मी बड़ी कब फूकेंगे, फूकेंगे। ये रावण था कि फूकोगे, तो मुद्दा फूकेंगे कब। बोले क्या होगा, बोले नहीं हमारी मीटिंग है, हमको जाना है, हमारी पार्टी है, हमको जाना है। अब वो दुनियादारी है ना, तो खड़े तो सब हो जाएंगे, अंदर से सब परे, सिर्फ जो बहुत नियर फैमिली होती है, बहुत वो बेचारे दुखी होते, वो रो रहे होते हैं। और फिर जब उनके कानों में ये बातें जाती हैं ना, लोग पूछते फूकेंगे कब, और ख़त्म कब होगा, और उठावनी कब होगी, और खाना कब शुरू होगा, तो उनके दिल पे छुरियां चलती है, लोग कितने बुरे हैं, वो अच्छे थे कब, अच्छे थे कब। आपको अगर अच्छे लग रहे तो तुम अपनी अकल का इलाज कराओ, वो ऐसे ही थे। इस गफलत में मत रहिए कि लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। तुम आज मरो, देखो उनकी कैसे पार्टी होती। एक स्त्री कह रही थी, रो भी रही थी, पति चले गए, रो रही थी, बच्चे अभी छोटे हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, रो रही थी। 10-15 मिनट निकल गए, फिर कहती बस एक ही काम इसने अच्छा किया। एकदम उसकी आंखों में चमक आ गई, मैं भी हैरान, ये क्या हुआ, अरे बड़े ड्रामेबाज है लोग, तो एकदम आंखों में चमक आ गई। मैं भी बड़ी इंटरेस्टेड होगी कि क्या बोलेगी ये ताजी ताजी विधवा, मैं क्या अच्छा हो गया। कहती 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस कराई थी उसने अपनी, और ब्याज जोड़ लो तो करीब करीब मुझे कहती 35 लाख मिलने वाले। बस ये काम उसने बड़ा अच्छा किया, वो में तो कोई अकल नहीं सी उन्होंने, ये काम अच्छा कर गया। फिर उसके बाद नहीं वो रोई, फिर वो अपना प्रोग्राम बता रही थी कि फिर क्या कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। रोना वोना सब खत्म। मैं ही सोच रही थी मैं हद हो गई, वो बंदा कमा कमा मर गया अपनी श्रीमती के लिए, और श्रीमती ने थोड़ा क्या बोले ना, समाज के नाम पे थोड़े से आंसू बहा दिए। दुखी भी हो रही थी, लगा जेन्युइन दुखी है, पर फिर लगा नहीं ये तो दुखी भी नहीं है। कहती कहीं जाने आने नहीं देता था, अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, मैं शाबाश है। इसलिए भाई इस अज्ञानता में मत रहिए, आपसे सब प्यार करते हैं और आपके बगैर रह नहीं सकते। जैसे तुम उनके साथ काम चलाऊ काम करते हो, ऐसे वो तुम्हारे साथ टाइम पास करते हैं। बी रियलिस्टिक। ये दुनिया ड्रामा है, ड्रामे में पार्ट अच्छा अदा करिए, पर ड्रामे को सच मत बना लीजिए। ड्रामा सुंदर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आंख खोल के रखो। और आंख खोलने के लिए क्या चाहिए, भगवद गीता पर विचार चाहिए, उपनिषद पर विचार चाहिए। आज हम 2 दिन से संत रविदास जी का ये शब्द समझो लूप में सुन रहे हैं, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। 50 बार सुन चुके होंगे, पर फिर सुनती हूं मैं। कितनी बड़ी सच्चाई उन्होंने कह दी है। क्या मेरा क्या तेरा, कुछ तेरा नहीं है और कुछ मेरा नहीं है, सब ड्रामा है भाई। ये सुंदर नयन, ये बंदी सुंदर पगड़ी तेरी, ए तन होएगो भस्म की तेरी। जिस शरीर पे तुम इतना साज श्रृंगार कर रहे हो, ये तो ढेरी हो जाएगा राख की। क्या सुंदर है इसमें, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। जल की भीत पवन का थंबा, और रक्त बूंद का गारा। यही है शरीर।
इसमें क्या मैं मेरी करनी। विचार, ज्ञान का विचार, बस ये चाहिए, बाकी सब अच्छा है। बुरा यहां ना कुछ है ही नहीं, बुरी सिर्फ पकड़ होती, वो छोड़ दीजिए, पकड़ नहीं रखिए, बाकी सब बढ़िया है। हमारे तो ना भाई महात्माओं में अक्सर ये चर्चा होती, वो तो अपना मेन्यू सेट कर देते हैं। वो कहते हैं अच्छा भाई, जब हम जाएंगे ना तो सबको बादाम की खीर खिलानी है भंडारा में, हाँ, और संतों को ये सेवा में देना है, और ये करना है। मतलब वो ठीक ठाक है, स्वस्थ है, बट ऐसे ही फॉर द sake of just letting everybody know what to do when the body dies, ये करना है, ये करना है, ये करना। और फिर हंसते, अपनी मृत्यु का विचार करते हुए में भी हंसते, उसी को हम साधु कहते हैं। जो अपनी मृत्यु की बात भी हंस हंस के करता है, तो जब उसके सामने कोई आके कहे कि फलां ABCD मर गया, तो उनके लिए वही है, ऑफ हो गया, ओके, मर गए तो मर गए। चिंतन विचार नहीं छोड़िए, सुमिरन अभ्यास नहीं छोड़िए, बाकी सब बढ़िया है। ऑल गुड, नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग, ऑल गुड इट इज, इंडीड इट इज। तो दुश्मनी किसी से नहीं और दोस्ती भी किसी से नहीं। व्यवहार सबसे अच्छा करो बस।